आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें देखिए, सबसे पहला है संक्षेप में लिखें। 1 नंबर, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। इसमें क है, देखिए जुस्पे मैथ्सनी, इस पर टिप्पणी लिखना है। या फिर इसका प्रश्न देखिए, यूरोप में क्रांतिकारी विचारों को फैलाने में जुस्पे मैथ्सनी के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए, जुस्पे मैथ्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। इटली के इस क्रांतिकारी का जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। उसने 1848 ईस्वी में रोम पहुंचकर वहां के पोप से पेपल राज्य को स्वतंत्र कराया। उसके इस कार्य से पूरे यूरोप के सभी राज्यों को धर्म के प्रभुत्व से स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहन मिली। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जुस्पे मैथ्सनी जो था, ये इटली का एक महान क्रांतिकारी, यानी कि क्रांतिकारी किसे कहते हैं? देखिए, जो अपना हक के लिए लड़ता है या बगावत करता है, ठीक है, हक के लिए, उसको हम लोग क्रांतिकारी कहते हैं। और इसके लिए उन्होंने अपने आंदोलन का नाम रखा था यंग इटली, ठीक है। और इसका परिणाम यह निकला कि इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। कहने का मतलब है कि जितने भी जाति या धर्म के लोग थे, ऊंच नीच जो था, वो भूलकर सब एक हो गए, ठीक है। इस एकीकरण का मतलब होता है कि सभी आपस में एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। तो यूरोप एक महादेश है, ठीक है। तो में राष्ट्रवाद का उदय कहने का मतलब, देखिए राष्ट्रवाद क्या चीज़ है, इसको भी समझ लीजिए। राष्ट्रवाद कहने का मतलब है कि राष्ट्र के लिए एक ऐसी भावना जो उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए कि हम लोग अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी कारण से किसी बात को लेकर जाति धर्म के नाम पर लड़ने लगते हैं, लेकिन वो कौन सी भावना है जिससे हम लोग फिर से एक हो जाते हैं? जैसे कि आप याद कीजिए, जब भी हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है तो उसमें सभी धर्म के लोग एक हो जाते हैं, उसमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, कि हम लोग सब एक हैं, हम अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। तो ये हो गया आपका राष्ट्र के प्रति जो एक समर्पण भावना, ठीक है, यही हो गया आपका राष्ट्रवाद। जुस्पे मैथ्सनी का जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ठीक है। और उसने 1848 ईस्वी, यानी कि इनके जन्म का 41 साल बाद में रोम पहुंचकर, ठीक है, रोम जो है इटली की राजधानी है, ठीक है, वहां पहुंचकर पोप से पेपल राज्य को स्वतंत्र कराया, ठीक है। और उसके इस कार्य को पूरे यूरोप के सभी राज्यों को धर्म के प्रभुत्व से स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहन मिली, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए टिप्पणी में ख नंबर, काउंट कैमिलो दे कावूर। तो इसका टिप्पणी देखिए उत्तर में, काउंट कैमिलो दे कावूर इटली के एकीकरण का वास्तविक श्रेय कावूर को ही जाता है। कावूर को इटली का विश्वमार्ग माना जाता है। यहाँ देखिए, ये विश्वमार्ग जो है, ये उनको उपाधि दिया गया था
असल में बिस्मार्क जो हैं ये जर्मनी के एक महान राजनीतिक थे, ठीक है, और भारत के बिस्मार्क के रूप में अ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आगे देखिए, 1852 ईस्वी में वह सर्डेनिया का प्रधानमंत्री बना तथा इटली के एकीकरण के कार्य में जुड़ गया, ठीक है। इटली को एक करने के लिए वो काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया। उसने कई युद्धों में भाग लेकर इटली के राज्यों को सर्डेनिया के साथ मिलने का अवसर प्रदान किया। इतालवी अभिजात वर्ग के सभी अमीर और शिक्षित सदस्यों की भांति वह फ्रेंच भाषा इतालवी भाषा में ही बढ़िया बोलता था। उसने 1860 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों को जीतने में जुस्पे गैरिबल्डी का साथ लिया। उसकी मृत्यु के समय रोम और वेनेसिया के राज्यों को छोड़कर इटली के एकीकरण का काम पूर्ण हो चुका था, ठीक है। अगला देखिएगा नंबर टिप्पणी है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। उत्तर में टिप्पणी देखिए, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध एक ऐसी घटना जिसने पूरे यूरोप के समाज में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की। यह यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के नाम से जानी जाती है। इस युद्ध का आरंभ 1821 में ईस्वी में हुआ। इस घटना का वर्णन इतिहास के उन महत्वपूर्ण घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 15वीं शताब्दी में यूनान ओटोमन साम्राज्य का ही एक भाग था। कवियों और महान कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर देश की प्रशंसा की और उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान के संघर्ष के लिए जनमत भी इकट्ठा किया। 1824 में एक लॉर्ड वायरन नाम के अंग्रेज कवि, जिन्होंने धन इकट्ठा किया, यहाँ तक कि पूरे बल और साहस के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो गए और युद्ध भी लड़ा, परंतु अंत में तेज बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अंत में आखिरकार 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र नियुक्त किया, ठीक है। देखिए, ज़्यादा एक्सप्लेन करने से ज़्यादा समय लग रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक्सप्लेन अलग से हम हर एक प्रश्न का वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी हम लोग ख़त्म करते हैं। घ नंबर टिप्पणी है फ्रैंकफर्ट संसद। उत्तर देखिए टिप्पणी, फ्रैंकफर्ट संसद 1848 ईस्वी में जब यूरोप में एक क्रांति की लहर उठी तो जर्मन इलाकों में भी बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है, असेंबली क्या है, प्रार्थना सभा जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। अगला देखिए, 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी।
आगे उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया और राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के सामने ताज पहनने की पेशकश रखी। अगला चौथा में देखिए पॉइंट है ये, फ्रेडरिक ने ऑस्ट्रिया के डर के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अंतिम पांचवा पॉइंट है देखिए, अंत में सेना को बुलाया गया और असेंबली भंग हो गई। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का यह प्रयास असफल रहा। ठीक है, इसके बाद अगला टिप्पणी देखिए, अगला नंबर, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। उत्तर देखिए टिप्पणी, राष्ट्रवाद संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। पहला है देखिए, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की महिलाओं ने सक्रिय भाग दिया। ठीक है, मतलब वो खुद शामिल हुई इस आंदोलन में, लड़ाई में। आगे, महिलाओं ने अपने अनेक राजनीतिक संगठनों की उत्पत्ति की। उन्होंने खुद के समाचार पत्र शुरू किए। नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। महिलाओं ने अधिक मात्रा में प्रदर्शनों और राजनीतिक बैठकों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। ठीक है, मतलब महिला इतनी जागरूक हो चुकी थी कि ये अपना लड़ाई खुद लड़ना शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र शुरू किया और राजनीतिक पार्टियां भी बनाई और बैठकों में अपनी महत्वपूर्ण साझेदारी भी निभाना शुरू कर दी थी। ठीक है, आगे देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? या फिर देखिए इसी क्वेश्चन को, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए किन्हीं 3 कदमों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। तो उत्तर देखिए, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई और वहाँ के लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की सारी बागडोर अपने हाथों में ले ली। अपनी एकता और संगठन बनाए रखने के लिए उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला देखिए, पितृभूमि और नागरिक जैसी विचारों ने उन्हें एक संयुक्त समुदाय बनाने पर बल दिया। पहले के राज्य ध्वज को हटाकर एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। अगला देखिए, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। ठीक है, देखिए, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई और शपथ यानी कि कसम खाया गया। ठीक है, और शहीदों का गुणगान किया गया, उनका तारीफ के लिए कुछ लिखा गया या कुछ कहा गया, गीत जैसे मेरे वतन के लोगों। ठीक है ना, उसी तरह से बहुत सारे जो कि देशभक्ति को जगाने के लिए काम किया। आगे, अन्य भाषाओं की जगह लोगों को फ्रेंच भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। देखिए, भाषा जो होता है हम लोग का अपना मातृभाषा, ये एक आपस में मिलाने का भी काम करता है लोगों को। ठीक है, नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, क्योंकि
नापतोल की समान व्यवस्था नहीं होने से लोगों का जो लेन देन था ये सही नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये होना जरूरी था। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, देखिए संक्षेप में लिखे में। ठीक है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से देख लीजिए। यूरोप में 19वीं सदी के दौरान नारी की छवि किस प्रकार राष्ट्र का रूपक बनी, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आप देखिए आगे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कुछ कलाकारों ने नारी रूपकों का प्रयोग अनेक प्रकार से अपने विचारों जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच, एकता आदि को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए किया। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय नाम मारियान दिया गया। उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया। सॉरी, यहाँ पर उसी नहीं होगा, उससे होगा। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया और उसकी प्रतिमा सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक है, जहाँ भी चौक चौराहे था वहाँ पे उसका स्टैचू, प्रतिमा लगाया गया ताकि लोगों को राष्ट्रीय एकता की याद आती रहे। जैसे कि हम लोग का भारत में क्या होता है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगा होता है। इससे क्या होता है कि हम लोग को राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती रहती है। ठीक है, आगे देखिए, या और भी उसके अलावा कोई भी शहीद जो होते हैं उनका भी स्टैचू बनाया जाता है ना। आगे देखिए, इसी तरह जर्मेनिया भी जर्मन राष्ट्र के प्रतीक का रूप थी। उसके मुकुट को बलूत के वृक्ष के पत्तों से सजाया गया था क्योंकि बलूत जर्मनी में वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी आदिवासी समाज में लोग पत्तों का मुकुट बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। उत्तर देखिए, पहली अवस्था, 8वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। ठीक है, यहाँ गलती से बैठा लिखा गया है, जिसके कारण उसका आर्थिक विकास बहुत ही धीमा था। 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना की कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। दूसरी अवस्था में देखिए, बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह की नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण के काम को पूरा किया। देखिए, रक्त और लौह की नीति में क्या है कि इसमें क्रूरतापूर्वक, मतलब लोग तलवारों का प्रयोग कर सकते थे, खून खराबा कर सकते थे। ठीक है, अगर यदि लोग नहीं मानते हैं तो। जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं पुलिस प्रशासन जो होती है, कहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वो गोलियां चलाती है या आंसू गैस छोड़ती है। ठीक है, या डंडे चलाती है लोगों पर। उसी तरह से ये रक्त और लौह की नीति भी है। अगला देखिए, तीसरी अवस्था में 1866 ईस्वी में जर्मनी का ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध हुआ, जिसमें जर्मनी की जीत हुई और उसके साथ अनेक प्रदेश जैसे हेनोवर, होल्स्टीन, लक्समबर्ग, कैसल और फ्रैंकफर्ट आदि आ मिले। इससे जर्मनी के एकीकरण का काम काफ़ी आसान हो गया। चौथी अवस्था में देखिए, 1870 ईस्वी में फ्रांस को हराने के बाद
जर्मनी ने उसे अल्सेस और लॉरेन के महत्वपूर्ण प्रदेश छीन लिए। इससे प्रभावित होकर बाकी बचे हुए प्रदेश भी जर्मन महासंघ में शामिल हो गए। इस प्रकार बिस्मार्क के प्रयत्नों से 1870 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। एकीकरण यानी कि सभी लोगों को एक साथ मिलाने का काम, ठीक है, एक करने का काम था एकीकरण। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न, ये संक्षेप वाला प्रश्न में ही है। अपने शासनकाल वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? या मैं इस प्रश्न को देखिए फिर से अलग तरीके से ये प्रश्न बना हुआ रहता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए नेपोलियन ने निसंदेह फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया था, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। उत्तर देखिए, नेपोलियन द्वारा किए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधारों में निम्नलिखित विशेषकर उल्लेखनीय हैं। 1 नंबर देखिए, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया गया और समानता के कानून को लागू किया गया। दूसरा है यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। तीसरा है सभी किसानों, मजदूरों और कारीगरों को अपने क्षेत्रों में बिना कोई काम रोक टोक के काम करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक है। मतलब वो जैसा चाहे वैसा काम कर सकते थे, उन पे कोई दबाव नहीं डालेगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा, ठीक है। अगला देखिए 4 में, नापतोल की एक ही इकाई रखी गई, यानी कि सभी के साथ एक जैसा समान नापतोल होगा, ठीक है, लेन देन एक जैसा होगा। अगला है एक ही राष्ट्रीय मुद्रा ही चलाई गई, ठीक है। मुद्रा क्या है? देखिए पैसा, यानी कि सब जगह एक जैसा होगा, तो इसमें क्या होता है कि लोगों को लेन देन करने में और आसानी हो जाता है। पहले देखिए जब वस्तु विनिमय होता था तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। आगे देखिए चर्चा करें में 1 नंबर प्रश्न है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? उत्तर देखिए 1848 में जब यूरोप के किसान, मजदूर गरीब, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त होकर विद्रोह पर उतर आए थे, तब वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बढ़ती जन असंतोष का फायदा उठाते हुए संविधानवाद की मांग को उठाया, जिसमें कुछ सिद्धांत थे। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करना, राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी, ठीक है। इसमें देखिए ये राष्ट्र राज्य संविधान में क्या है कि सभी का एक जैसा नियम कानून लागू होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात थी। प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी सही बात थी, क्योंकि प्रेस को खुल के अपनी बात, मतलब लोगों की सच्चाई को रखने का पूरा हक मिलना चाहिए। लेकिन आज के डेट में देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो मीडिया कर्मी हैं वो अपना कमाई के लिए वो कुछ भी लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, या फिर टीआरपी के लिए वो गलत भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों की भावनाओं के साथ ज़्यादा खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए उनको भी, ठीक है। और देखिए
संगठन बनाने की आज़ादी, संगठन बनाने का आज़ादी होना चाहिए। इसमें क्या होता है देखिए, संघीय शक्ति कलयुगी, ठीक है। कोई भी संगठन अगर यदि एक होता है या फिर जानवर हो या आदमी हो तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, ठीक है। इसलिए मिलजुल के रहना चाहिए। आगे देखिए, चर्चा करें में दूसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण। उत्तर देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बात के निम्नलिखित उदाहरण हैं। पहला देखिए, जर्मन दार्शनिक योहाना गॉटफ्रीड हर्डर का यह मानना था कि एक सच्ची जर्मन संस्कृति उसकी समान जनता में शामिल थी। एक राष्ट्र की सच्ची और अच्छी आत्मा लोक नृत्य, लोक काव्य और लोकगीतों में विद्यमान होती है। इसलिए राष्ट्र निर्माण परियोजना के लिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना आवश्यक था। दूसरा देखिए, भाषा। रूस के अधिकार के बाद सभी स्कूलों में बलपूर्वक पोलिश भाषा के स्थान पर रूसी भाषा को लागू किया गया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखी जाने लगी। पोलिश भाषा का उपयोग धार्मिक शिक्षा तथा चर्चा के आयोजनों में हुआ। इस तरह राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इसलिए सभी व्यक्ति को अपना मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा को बोलने आना चाहिए, उसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए, संगीत। पोलैंड एक स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, लेकिन फिर भी भाषा और संगीत के बल पर राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न किया गया, जिसके फलस्वरूप कैरोल कुर्पिस्की नामक एक नागरिक ने पोलिश राष्ट्र संघर्ष का और ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस व माजारुका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में परिवर्तित किया। किसी भी समाज की सोच को बदलने में संगीत का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। लोग संगीत को सुनते हैं और उसके अनुरूप वो खुद भी धीरे धीरे ढलने लगते हैं, ठीक है। इसलिए भी जो भी कलाकार होते हैं, ठीक है, हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब हम अपना विचार भाव को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर यदि आप गलत लोगों को सुनाते हैं, दिखाते हैं, तो लोगों में एक गलत शिक्षा जाती है और उनका लाइफ चौपट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो अच्छे होते हैं वो इसका सही उपयोग करते हैं और लोगों को अच्छी बातें ही सिखाते हैं। आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। उत्तर देखिए, 19वीं सदी में यूरोप के अनेक देशों में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी और देखते ही देखते वहाँ अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ। ऐसे 2 देश जहाँ राष्ट्रीयता का विकास हुआ है, उनके नाम है देखिए, इंग्लैंड और पोलैंड। इंग्लैंड में एक जातीय समूह अंग्रेजों ने ब्रिटेनी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अन्य समूहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी आंग्ल संस्कृति, प्रतीक चिन्हों, राष्ट्रीय गान आदि का बहुत प्रचार प्रसार किया। पोलैंड देखिए, पोलैंड देश में देखिए, वियना की कांग्रेस द्वारा पोलैंड का बहुत बड़ा भाग रूस को दिए जाने पर
पोलैंड के लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी, जिसके कारण 1848 ईस्वी पोलैंड में वर्षा के स्थान पर इसके खिलाफ क्रांति आरंभ हुई। विद्रोहियों को यह आशा थी कि उन्हें पश्चिमी यूरोपीय देशों की, यहाँ 2 बार लिखा गया है कि एक ही होगा, की सहायता प्राप्त होगी, परंतु रूस से दुश्मनी लेने को कोई तैयार न था, जिसके कारण रूसी सेना ने विद्रोहियों को बड़ी सरलता से दबा दिया। ठीक है, विकसित होना यानी कि अपना विकास करना। ठीक है, वर्तमान स्थिति या भूतकाल में या बीते हुए समय में जो स्थिति था उससे आज का स्थिति बेहतर होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? उत्तर देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के विकास का इतिहास बाकी यूरोप से काफ़ी भिन्न था। ब्रिटेन में राष्ट्रीयता का आंदोलन किसी भी राजनीतिक उथल-पुथल या क्रांतियों से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें ब्रिटेन के संसद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैंड को एक राज्य बनाने मेरे लिए यहाँ पर मेरे नहीं होगा, बनाने के लिए होगा, के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम। पहला देखिए, 1688 ईस्वी में संसद ने राजा से सत्ता अपने हाथों में ले ली। अगला 2 नंबर देखिए, 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य होने वाला एक्ट ऑफ यूनियन समझौता। तीसरा है 1801 ईस्वी में ब्रिटेन और आयरलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम में बदल गए, जिससे कि इंग्लैंड और भी शक्तिशाली हो गया। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न देखिए 5 नंबर चर्चा करें में। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? उत्तर देखिए, काला सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य स्थित आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया आदि के राज्य बल्कान राज्यों के नाम से जाने जाते थे। इन प्रदेशों में राष्ट्रीय तनाव 1875 के पश्चात पैदा हुए, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, बल्कन यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत था, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, जिसमें प्रायः टकराव होते रहते थे। ठीक है, अलग अलग जाति में क्या होता था कि लड़ाई होते रहता था। ठीक है, अगला देखिए 2 नंबर। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की युद्धों ने बल्कन राज्यों के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, जिसके कारण वह लोग भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे। अगला देखिए 3 नंबर। बल्कन के लोगों ने अपने इतिहास से यह सिद्ध किया कि वह पहले आज़ाद थे और बाहरी ताकतों ने उनको अपना गुलाम बनाया है। यह जानकर वहाँ के लोगों में आज़ादी के प्रति खोया हुआ मनोबल फिर से जाग उठा। बल्कन में यूरोप के देश अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे, जिसके कारण वहाँ की समस्या और भी उलझनपूर्ण हो गई थी। देखिए, इस पाठ का सारांश ये है कि हम लोग को
इन सभी घटनाओं से ये सीख लेना चाहिए कि अगर कोई हमारे ऊपर, ठीक है, जैसे अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए और हम पे शासन करने लगे, क्यों? क्योंकि हम उनकी ही बातों को मानने लगे, उन्हीं का नकल करने लग गए, ठीक है। तो धीरे धीरे और अपना वो हमें गुलाम बना दिए। हम लोग अपनी चीज़ों पे भरोसा नहीं करने लगे और उन्हीं की चीज़ों पे ही ज़्यादा भरोसा दिखाने लगे, ठीक है। इससे क्या हो गया कि हम लोग उन पर निर्भर होने लगे और वो लोग आसानी से हम लोग को अपना गुलाम बना लिए। तो ये दोबारा से इस तरह की गलती ना हो, इसलिए ये सब चीज़ हम लोग को बताया जा रहा है पाठ के माध्यम से, ठीक है। राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र के प्रति एक ऐसी भावना जो देश प्रेम को जगाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बाय।